हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासेस आप लगातार देख पा रहे हैं। हम इस पर बात कर रहे हैं बुद्धि की। बुद्धि से जुड़ी बातें चल रही हैं, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था। तो पिछले क्लास में कुछ सिद्धांत बच गए थे, ठीक है, जो पिछले क्लास में कंप्लीट हमने किए थे। जैसे समूह कार्य के सिद्धांत हमने देखे थे भाई, ठीक है। समूह कार्य के सिद्धांत प्रतिपादक लुईस थर्स्टन ने दिया था 1938 में, जिसका उपनाम था प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक कारणों से मिलकर बनी होती है और वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? आंकिक कारण, ठीक है, आंकिक कारक। और आंकिक कारक कहने का मतलब है अंकों को पहचानने, अंकों को याद करने की जब क्षमता होती है तब उसे हम क्या कहते हैं? आंकिक कारक कहते हैं, आंकिक बुद्धि बोल सकते हैं। शाब्दिक कारक, शब्दों को पहचानने की क्षमता होती है। स्थानिक कारक या दैशिक कारक, कल्पना करने की शक्ति होती है। तार्किक कारक, तर्क करने की क्षमता होती है। शब्द प्रवाह कारक, बोलने की क्षमता होती है। स्मृति कारक, याद रखने की, याद करने की क्षमता होती है। प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारण, तुरंत उत्तर देने, तुरंत जवाब देने की क्षमता होती है। ये कहा था किसने? मिस्टर लुईस थर्स्टन ने, ठीक है। फिर हमने त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत देखे थे, जिसका प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड साहब ने किया था। उसको बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी हम कहते हैं। बुद्धि को इन्होंने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था और 3 विमाएं बताए थे। कौन कौन से भाई? एक विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया और तीसरा परिणाम, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से बता चुका हूं। इस प्रकार से मॉडल देखने को मिला था। विषय वस्तु में जो विषय वस्तु थे वो कितने थे? आप देख सकते हैं 4। आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यवहार। संक्रिया, जिसको हम कह सकते हैं प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर कह सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कितने प्रकार के थे, ठीक है। संज्ञान है, स्मरण है, परंपरागत चिंतन है, अपरंपरागत चिंतन है और मूल्यांकन था। परिणाम की बात करें तो इकाई आप देखने को मिला था वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ, ठीक है। फिर तरल, शुद्ध एवं ठोस का सिद्धांत कैटल और हॉर्न साहब ने दिए थे, ठीक है। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि उस बुद्धि को कहा जाता है जो चिंतन, तर्क, समस्या का समाधान करने की क्षमता होती है। और ठोस बुद्धि उस बुद्धि को हम कहते थे जो अर्जित बुद्धि होती है, जो प्रशिक्षण से प्राप्त बुद्धि होती है। ऐसे बुद्धि को हम ठोस बुद्धि कहते हैं। कैटल हॉर्न साहब के अनुसार तरल बुद्धि जन्मजात होते थे, ठीक है, और साथ ही साथ ये उम्र के साथ घटती जाती है। याद रखिए, ठोस बुद्धि के बारे में मैंने कहा था कि ये हमेशा क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत लाया था हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, जिसमें कुल 7 कारक बताए थे और बुद्धि एकांकी न होकर बहुकारकिक थे, ठीक है। ये 1938 में 7 कारक बताए थे, फिर 1 कारक जोड़ दिए थे और 8 हो गया था 1998 में। फिर 2000 में 1 और कारक जोड़ दिए थे और 8 के बाद हो गया था 9, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे वो 9 का 9 कारक मैं यहाँ पर लिखा हूँ, बताया भी हूँ, समझाया भी हूँ। भाषाई बुद्धि होती है, शब्दों एवं वाक्यों की बोध करने की क्षमता होती है, जैसे कवि में होता है, लेखक में होता है, इतिहासकार में होता है, अध्यापक में होता है, ठीक है। शब्दों एवं वाक्यों को बोध करने की क्षमता। तार्किक, गणितीय, आंकिक बुद्धि कहते हैं। तर्क करने की क्षमता, अंकों को याद रखने, अंकों का ज्ञान करने की क्षमता, जो गणितज्ञ में, वैज्ञानिक में होते हैं। स्थानिक बुद्धि, जो कल्पना करने की क्षमता, कल्पना करने की शक्ति होती है। जैसे एक चित्रकार कल्पना करके चित्र बनाता है, मूर्तिकार, ठीक है, कल्पना करके मूर्ति बनाता है, कलाकार हो सकते हैं।
फिर शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी है, योगा करने वाले हैं, नृत्य करने वाले अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे को हम शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। संगीतज्ञ बुद्धि, जिसका संबंध संगीत से है, संगीतकार हो सकते, भजनकार, गायक। अंतराव्यवस्थिक बुद्धि, ठीक है, अपने आप को समझने वाला। फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो दूसरों को समझने वाला। प्रतिवादी बुद्धि, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, जो ब्रह्मांड के, ठीक है, रहस्य के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फिर बुद्धि के त्रियंत्री सिद्धांत देखे थे, स्टेनबर्ग साहब ने दिया था और अपनी बुक बियॉन्ड आईक्यू में इन्होंने लिखा था 1985 में। इसमें 3 थे, संदर्भ, घटक और अनुभव। ठीक है, त्रितंत्री 3 थे। 3 तंत्र में पहला तंत्र संदर्भ। संदर्भ कहने का मतलब है नए वातावरण में खुद को ढाल लेना। ठीक है, नए वातावरण में खुद को किस प्रकार से ढाला जाता है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, संदर्भ। घटक किसी भी विषय की विशेषता बताता है। अनुभव पूर्व में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है, एक्सपीरियंस। फिर हमने बुद्धि के मापन को स्टार्ट बस किया था और इसको आज हम करेंगे पूरा। ठीक है, बुद्धि मापन। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज जो 18वां क्लास है उसमें हम देखेंगे बुद्धि मापन। चलिए, बुद्धि मापन। अभी बुद्धि मापन है क्या चीज? इसको हम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। बुद्धि मापन को हम कितने तरह से देख सकते हैं भाई? 3 तरह से देख सकते हैं। कैसे? बुद्धि मापन का जो सिद्धांत दिया था, यह बुद्धि मापन जो देने वाले, इफेक्टिव सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे, अल्फ्रेड बीने साहब। अल्फ्रेड बीने साहब थे। ठीक है, और अल्फ्रेड बीने साहब ने 1905 से लेकर 1911 तक क्या किए, ये अपने सिद्धांत इसके अंतर्गत रहे थे। ठीक है, तो हम लिखे तो एक है अल्फ्रेड बीने, हम इसको लिख सकते हैं 1905 से 1911। अल्फ्रेड बीने का काल। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं अल्फ्रेड बीने के पूर्व काल, या हम बोल सकते हैं 1905 के पूर्व जो सिद्धांत दिए थे बुद्धि मापन के अंतर्गत, बुद्धि मापन दिया था, तो उसको हम बोल सकते हैं 1905 के पूर्व का सिद्धांत, या 1905 के पहले का सिद्धांत, या अल्फ्रेड बीने के पहले का सिद्धांत। और इधर हम बोल सकते हैं अल्फ्रेड बीने के बाद, ठीक है, का काल कहते हैं। और अल्फ्रेड बीने का बाद का काल कहने का मतलब है 1911 के बाद, क्योंकि 1911 में अल्फ्रेड बीने साहब का देहांत हो गया था। इसके बाद जो बुद्धि मापन का तर्क आया था, जिसको हम बोलते हैं आधार बुद्धि लब्धि, वो हम देखेंगे। तो तीनों को हम एक एक करके हम बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी अगर बात करूं अल्फ्रेड बीने, तो इनका आधार क्या बनाया गया था भाई? बुद्धि मापन का
आधार अल्फ्रेड बिने जब अपना बुद्धिमापन का सिद्धांत या बुद्धिमापन का आधार नहीं दिए थे, तब 1905 के पहले आधार क्या माना था? शरीर की संरचना। क्या है आधार? क्या है? शरीर की संरचना। अल्फ्रेड बिने का आधार क्या था भाई? अल्फ्रेड बिने साहब का आधार था मानसिक आयु। क्या था? मानसिक आयु को आधार बनाया था। और अल्फ्रेड बिने के बाद का जो काल आता है उसका आधार क्या है? बुद्धि लब्धि। आधार क्या है? बुद्धि लब्धि। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आईक्यू, बुद्धि लब्धि, या जिसे हम कहते हैं आईक्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एक एक करके हम बात करेंगे बिने के पूर्व का काल, बिने के समय का काल और बिने के बाद का काल। ठीक है, तो सबसे पहले है बिने के पूर्व का काल या अल्फ्रेड, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट, इसको दे सकते हैं सेकंड, इसको दे सकते हैं थर्ड। तो हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट देख रहे हैं। तो अल्फ्रेड बिने के पूर्व का काल, या हम बोल सकते हैं 1905 के पूर्व जो बुद्धिमापन हुई थी उसको हम बोलते हैं अल्फ्रेड बिने के पूर्व का काल। देखिए, इसमें मैंने बताया यहां पर जो आधार है, पहली बातें मनोविज्ञान को समझिए, मनोवैज्ञानिक को समझिए, कौन कौन मनोवैज्ञानिक इनसे जुड़े थे। ठीक है, तो उसको एक नाम याद रखिए, लेवेस्टर साहब, इसमें नाम याद रखेंगे, लेवेस्टर, वेबर साहब, लेवेस्टर साहब, गिलफोर्ड साहब, गार्टन कैटल साहब आदि इस सिद्धांत से या इस प्रकार के मापन से जुड़े हुए थे। पहली बातें। दूसरी बातें मैंने कहा इसका जो आधार है ये शरीर की संरचना के आधार पर, किसकी संरचना के आधार पर? शरीर की संरचना के आधार पर, कैसे शरीर की संरचना के आधार पर? देखिए, ये जो भाई साहब थे लेवेस्टर, फैनर, गिलफोर्ड, गार्टन और कैटल, ये सभी ने मिलकर ऐसा सिद्धांत दिया बोल सकते हैं और ऐसे बुद्धि का मापन किया, का आधार क्या बनाया? शरीर की संरचना। शरीर की संरचना कैसी? कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति क्या है? हष्ट पुष्ट बलवान है। ठीक है, समझिए, अगर किसी व्यक्ति का गाल मोटा है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से उनकी जो मांसपेशी मजबूत है, समझिएगा बातों को, मांसपेशी क्या है? मजबूत है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति बुद्धिमानी होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धिमानी होते हैं। जिसकी मांसपेशी मजबूत है ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं। ऐसा सिद्धांत दिया, या ऐसा कहा किसने? लेवेस्टर, वेनर, गिलफोर्ड, गार्टन, कैटल साहब ने कहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फ्रेड बिने के पूर्व का काल या 1905 के पहले। ठीक है, क्या किया गया है? बुद्धि का मापन किया। और बुद्धि का मापन किस आधार पर किया? कि शरीर की संरचना के आधार पर। कोई व्यक्ति अगर मोटा है और मांसपेशी मजबूत है तो इसका मतलब क्या है? वो बुद्धिमानी है, प्रभावशाली है।
ये जो आधार था, याद रखेंगे, ये जो आधार था ये अवैज्ञानिक आधार कहा जाता है। ठीक है, बाद में इस आधार का कोई अस्तित्व नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब अल्फ्रेड बिने साहब आए, उन्होंने जो आधार बताया वो मानसिक आयु को आधार बताया। किसको बताया? हम बात करेंगे किसको? मानसिक आयु को। तो ये जो आधार है अवैज्ञानिक आधार कहा गया है। अब ठीक है, अवैज्ञानिक आधार बताया गया है, या इसको अवैज्ञानिक काल भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? अवैज्ञानिक काल कहा गया है, या इसको हम कहते हैं बुद्धिमापन का प्रारंभिक काल। इसको हम बोल सकते हैं बुद्धिमापन का प्रारंभिक काल कह सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने साहब नहीं आए थे उस समय, अपना बुद्धिमापन का सिद्धांत नहीं दिए थे। उसके पहले लेस्टर वैगन, गिलफोर्ड, गॉर्डन, कैटल साहब ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति है उसकी बुद्धि किस प्रकार से हम उसको माप सकते हैं बुद्धि को। तो जो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट है, बलवान है, मोटा ताजा है, उसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, पतले में बुद्धि कम होती है। ठीक है, ऐसे मांसपेशी जो मजबूत होते हैं वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, ऐसा कहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें? कुछ बात हम इसमें लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जैसे कि लेस्टर ने 1775 ठीक है, 1775 में सर्वप्रथम शरीर संरचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया। किसका मापन किया भाई? बुद्धि का मापन किया 1975 में। पहली बातें। दूसरी बात लिख सकते हैं, गार्टन साहब ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। क्या किया भाई? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। एक और पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, कैटल साहब जो है, कैटल ने सर्वप्रथम 1890 में बुद्धि मापन एवं परीक्षण, बुद्धि मापन एवं परीक्षण नामक बुक या नामक पुस्तक में बुद्धि मापन का प्रयोग किया। क्या किया? बुद्धि मापन का प्रयोग किया। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। लेस्टर साहब ने 1975 में सर्वप्रथम शरीर की संरचना के आधार पर बुद्धि का मापन किया। गार्टन साहब ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। कैटल साहब ने सर्वप्रथम 1890 में बुद्धि मापन एवं
परीक्षण नामक पुस्तक में बुद्धि मापन का प्रयोग किया है। ये 3 फैक्ट्स आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो ये पहला जो बुद्धि मापन का जो पहला पड़ाव था अल्फ्रेड बिने के पूर्व, वो हम देख चुके हैं। अब बिने का काल देखते हैं। क्या देखेंगे भाई? बिने का काल। दूसरा है अल्फ्रेड बिने का काल, या इसे हम बोल सकते हैं 1905 से लेकर 1911 का काल क्या कहलाता है? अल्फ्रेड बिने का काल। चलिए, इसे हम कहते हैं वैज्ञानिक काल। यह क्या है? यह वैज्ञानिक काल था। नाम याद रखेंगे, वैज्ञानिक काल कहा जाता है। इसका जो आधार था वो क्या था भाई? मानसिक आयु। ठीक है, आधार क्या था? मानसिक आयु। ठीक है, चलिए समझे, बातों को थोड़ा समझिए। इस समय जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? एक तो पहला अल्फ्रेड बिने, और दूसरा व्यक्ति जिसे कहा जाता है साइमन। बातों को थोड़ा समझेगा। मानसिक आयु, ठीक है। चलिए, कहा जाता है कि जो ये दोनों भाई साहब थे, ये फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर क्या थे? अध्यापक थे। ठीक है, ये दोनों जो है फ्रांस की पेरिस नामक स्थान पर क्या थे? दोनों अध्यापक थे। और दोनों ने ये देखा, ठीक है, कि उस समय 1905 के समय क्या हुआ था? जो यहाँ के बच्चे थे, यहाँ के स्कूल के जो बच्चे थे, जिस स्कूल में थे, ठीक है, स्कूल के जो बच्चे हैं के बच्चे, उनका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से बहुत ही खराब थी। स्थिति बहुत खराब थी। रिजल्ट जो आया था वहाँ के स्कूल का, तो वो बहुत खराब थे। तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्या कहा कि भाई इसको हम कैसे पता करें कि आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप लोग बच्चों को कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चे किस प्रकार से ये रिजल्ट कैसे ख़राब कर रहे हैं। इसके लिए ये सब जांच पड़ताल करने के लिए क्या बनाई गई? एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया, और समिति में अध्यक्ष बनाया गया अल्फ्रेड बिने को, और साइमन को यहाँ पर सदस्य नियुक्त किया गया, और दोनों मिलकर इस बात का, ठीक है, रिपोर्ट सौंपेंगे, इस बात को बताएंगे कि आखिर किस कारण से बच्चे वहाँ कमज़ोर है, बच्चे के रिजल्ट पर इस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ा है, बच्चे कमज़ोर कैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया? आधार बनाया। किसको आधार बनाया? मानसिक आयु को आधार बना के इसका टेस्ट किया, परीक्षण किया। ठीक है, उन्होंने बताया जो घटिया परिणाम हुए हैं, जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इस रिजल्ट का जो कारण बताया उन्होंने। कारण क्या है? मानसिक आयु को बताया। किसको बताया? मानसिक आयु। अगर किसी की मानसिक आयु कमज़ोर है तो रिजल्ट क्या आएगा? कमज़ोर ही आएगा।
उन्होंने एक परीक्षण किया दोनों ने मिलकर। और किस प्रकार से परीक्षण किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि 5वीं का बच्चा है, ठीक है, और उन्होंने 3 स्तर पर, एक स्तर उच्च, दूसरा स्तर मध्यम स्तर और तीसरा इसको बोला निम्न स्तर। निम्न स्तर 5वीं के बच्चे को 5वीं क्लास का कुछ क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है, क्या किया गया, 5वीं के बच्चों को 5वीं क्लास का कुछ क्वेश्चन दिया गया और ये क्वेश्चन जब बना लिया गया, मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन 5वीं क्लास का बच्चा ये 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और ये कौन से क्लास का, 5वीं क्लास का, ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन बना लेंगे, ये बन गया, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को बना लिए, बन गए, तब इसे कहा गया ऐसे बच्चे किस वर्ग में आएंगे, ऐसे बच्चे मध्यम वर्ग में आएंगे, किस बच्चे सामान्य वर्ग में आएंगे। मध्यम वर्ग यहाँ पर बोल सकते हैं सामान्य वर्ग, ठीक है, कि वो बच्चे अपने ही क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, तो सामान्य बच्चे। यदि 5वीं का बच्चा, यही 5वीं का बच्चा यदि 6वीं की क्लास की क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यही 5वीं का बच्चा अगर 6वीं क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तब वो किस में आएंगे, उच्च स्तर में आएंगे। कहने का मतलब उसकी जो मानसिक योग्यता है, मानसिक आयु है, वो बहुत तेज है कि वो 5वीं क्लास का बच्चा 6वीं के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन यही बच्चा यदि 5वीं के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, तो वो किस में आएंगे, निम्न स्तर के मानसिक आयु के अंतर्गत गिने जाएंगे, ठीक है। तो मानसिक आयु इसको आधार बनाया था और 3 श्रेणी में बांटा था, उच्च स्तर की श्रेणी, सामान्य स्तर की श्रेणी, निम्न स्तर की श्रेणी, ठीक है। जो बच्चे जिस क्लास में रहते हैं उसका क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो वो सामान्य आएंगे, अगर नहीं कर पाते तो निम्न में आएंगे, और यदि हायर क्लास से, उससे ऊपर क्लास का अगर वो सॉल्व कर देते हैं तो उच्च में आएंगे। ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि मानसिक आयु जिनकी अत्यधिक है, मानसिक योग्यता जिनकी अत्यधिक है, वो उनकी बुद्धि बहुत अत्यधिक होती है, अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, अब मानसिक आयु होता क्या है ये बताया है इन्होंने। देखिए, मानसिक आयु, मानसिक आयु बिने साहब ने कहा कि व्यक्ति के अंदर समाहित योग्यता से है। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की मानसिक योग्यता होती है, व्यक्ति में उसी प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। क्या होता है, व्यक्ति में उसी प्रकार की क्या होती है भाई, बुद्धि होती है, ठीक है। ऐसा कहा अल्फ्रेड बिने साहब ने, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है बातें। याद रखेंगे कुछ कुछ बातें अल्फ्रेड बिने साहब को। अल्फ्रेड बिने को क्या कहा जाता है भाई, मानसिक, ठीक है, बुद्धि मापन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्धि मापन। याद रखेंगे,
बुद्धि मापन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बुद्धि मापन का जनक किसे कहा जाता है भाई? अल्फ्रेड बिने साहब को बुद्धि मापन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे इसके अंदर की अगर बातें करें तो एक और जिसे हम कहते हैं बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण, ठीक है। बिने साइमन परीक्षण कहने का मतलब है यहाँ पर बिने साहब ने अपने ही जो बुद्धि मापन का एक प्रकार का जो सिद्धांत दिए थे या बुद्धि मापन के बारे में बताया था, उनका खुद संशोधन किया था। ठीक है, तो प्रथम संशोधन किया था सन 1908 में और द्वितीय संशोधन किया था सन 1911 में। लेकिन ये जो संशोधन है ये कारगर साबित नहीं हुई। ठीक है, प्रथम संशोधन में ऐसा कहा गया कि 3 से 11 वर्ष के बालक के ऊपर किया गया ये संशोधन। द्वितीय संशोधन जो किया गया वो 3 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के ऊपर किया गया। ठीक है, और कारगर साबित नहीं हुआ ये संशोधन। बाद में ऐसा कहा जाता है कि सन 1911 में अल्फ्रेड बिने का देहांत हो गया। क्या हो गया? अल्फ्रेड बिने साहब का क्या हो गया भाई? देहांत हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये जो संशोधन है एक प्रकार से अधूरा का अधूरा रहा। कहने का मतलब है इस संशोधन में कुछ ऐसी बातें निकलकर ही नहीं आई। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें? ठीक है, देखिए इसी समय 1911 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था स्टन। याद रखेंगे, इसी समय एक व्यक्ति आया जिसका नाम था स्टन। स्टन ने एक सूत्र दिया, और किसका सूत्र दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। किसका सूत्र दिया भाई? बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। और उन्होंने कहा बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या होता है? वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ऐसा सूत्र दिया स्टर्न साहब ने। ये एक्चुअल सूत्र नहीं है। अभी जब हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं आईक्यू का जो एक्चुअल सूत्र जो हम देखते हैं वो एक्चुअल सूत्र नहीं है। ये प्राथमिक सूत्र है, प्रारंभिक सूत्र बोल सकते हैं उसको। हम बोलते हैं प्रारंभिक सूत्र, क्योंकि जो सूत्र दिए स्टर्न साहब ने वो तो प्रारंभिक सूत्र थे। बाद में टर्मैन साहब का एक अन्य सूत्र आता है, ठीक है, जिसको हम देखेंगे। तो 1911 में स्टर्न साहब आए, प्रारंभिक सूत्र दिया था किसका? बुद्धि लब्धि, या जिसको कहा जाता है आईक्यू। ठीक है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि या आईक्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड जो है, थर्ड कहने का मतलब है जो हम देख रहे हैं ये वाला, ये थर्ड, यही जो आधार बना किसका? बुद्धि लब्धि को ही आधार बनाया। किसको आधार बनाया भाई? बुद्धि लब्धि को ही क्या बनाया? आधार बनाया। तो वो हम देखेंगे, इसको हम कहते हैं आधुनिक काल, बुद्धि मापन का आधुनिक काल। उसको हम कहते हैं बुद्धि मापन का
आधुनिक काल। ठीक है, अब इसमें आधार क्या बनाया ये आप याद रखेंगे। आधार इस पर बुद्धि लब्धि या जिसे आईक्यू कहते हैं, इसको क्या बनाया गया है, आधार बनाया गया। ठीक है, और आधार बना के चलिए कौन व्यक्ति थे, कौन साहब थे, प्रतिपादन, व्यक्ति बोलने से प्रतिपादन किया था। और प्रतिपादन किसने किया था भाई, टरमैन साहब ने। टरमैन ने इनको प्रतिपादित किया था और उन्होंने एक सूत्र दिया। क्या दिया, उन्होंने सूत्र दिया। ठीक है, और सूत्र क्या कहा कि आईक्यू या बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये जो 100 वाली बातें हैं वो किन्होंने किया था भाई, वो टरमैन साहब ने किया था। इसके पहले जो सूत्र आया था स्टर्न साहब का, उन्होंने यहाँ पर 100 नहीं लगाया था। ठीक है, यहाँ पर 100 नहीं दिया था। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, उसकी आईक्यू निकल जाएगा और आईक्यू से पता चलेगा कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति है वो क्या है भाई, वो किस प्रकार की जो है कितनी बुद्धि है। जैसे अगर मानसिक आयु मान के चलिए, अगर इसमें क्वेश्चन अगर ऐसा है, मान के चलिए क्वेश्चन अगर ऐसा है कि अगर मानसिक आयु कितनी है, मान के चलिए 8 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है भाई, 10 वर्ष है। तो अगर इस सूत्र में हम फिट करें तो आईक्यू बराबर कितना होगा, इस सूत्र में फिट करें तो आईक्यू बराबर, ठीक है, मानसिक आयु 8 वर्ष, 8 बटे 10 वर्ष, 10 इंटू ये कहेंगे 100 और ये कट गया 10 अट्ठे 80। तो आईक्यू कितनी होगी इसकी, 80। ठीक है, और इस प्रकार से क्या किया जाएगा, उसका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आईक्यू टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो वो उस श्रेणी में गिना जाएगा कि कितनी बुद्धिमान है। एक लिस्ट जारी किया गया टरमैन साहब ने। ठीक है, एक वर्गीकरण दिया। ठीक है, और उस वर्गीकरण को आप देख सकते हैं इस प्रकार की। ठीक है, अगर किसी की आईक्यू, ये क्या है, आईक्यू है, समझिएगा। चलिए, किसी की आईक्यू अगर 140 से ऊपर है, अगर किसी की आयु 140 या उससे ऊपर है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ठीक है, ये विवरण है, ये आईक्यू। ठीक है, बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे भाई, प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर 130 से 139 के मध्य उनका आईक्यू है, बुद्धि लब्धि है, तो वो अति श्रेष्ठ कहलाएंगे। बुद्धि में वो व्यक्ति क्या होगा, अति श्रेष्ठ होगा। यदि वो व्यक्ति 120 से 129 के मध्य है, उनका आईक्यू कितना है, 120 से 129 के मध्य है, 129 के मध्य है, 129 के मध्य है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे भाई, तीव्र और श्रेष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, तीव्र या क्या कहलाएंगे, श्रेष्ठ कहलाएंगे। बुद्धि में वो क्या है, तीव्र है, श्रेष्ठ है। अगर 110 से लेकर 119 तक है तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, औसत से अधिक
औसत से अधिक होगा। बुद्धि उनका कैसा होगा भाई? औसत से अधिक होगा। ठीक है, विवरण या बोल सकते हैं उनकी बुद्धि कैसी होगी, ये बताया गया है। चलिए, यदि 90 से 109 के मध्य है तो इसका मतलब क्या है? सामान्य या औसत है। सामान्य या उनकी बुद्धि कैसी है? सामान्य या औसत है। अगर 80 से 89 के मध्य, 80 से 89 के मध्य तो सीमावर्ती या अल्प होगा। सीमावर्ती, इसकी जो बुद्धि होगी वो सीमावर्ती और अल्प होगी। ठीक है, 70 से 89 के बीच अगर किसी की IQ है तो औसत से कम है। औसत से क्या है भाई? कम है। 50 से 69 के मध्य है तो क्या है भाई? मूर्ख कहलाएंगे। ऐसी इसकी बुद्धि मूर्ख टाइप की बुद्धि है। 25 से 49 के मध्य है तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ी व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, और 25 से कम है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25 से कम है तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? जड़ व्यक्ति कहलाएंगे या जड़ बुद्धि कहलाएंगे। ठीक है, जिनमें पूरी तरह से बुद्धि है ही नहीं। तो ऐसा इन्होंने कहा कि भाई साहब IQ टेस्ट होगा। ठीक है, और IQ परीक्षण और या फिर बुद्धि लब्धि या IQ टेस्ट में इस प्रकार की रिजल्ट देखी जाएगी और इस प्रकार से रिजल्ट तय करेगी कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से बुद्धिमान है। ठीक है, ये टर्मन साहब द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। क्या है भाई? टर्मन साहब द्वारा दिया गया क्या है? वर्गीकरण है। तो इस प्रकार से चीज़ें क्या होती है, देखने को मिलती है कि बुद्धि लब्धि क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। 3 हमने देखे थे। एक अल्फ्रेड बिने साहब के पहले, ठीक है, उसको अवैज्ञानिक काल कहा गया। दूसरा अल्फ्रेड बिने साहब का काल, ठीक है, जो उसको वैज्ञानिक काल कहा गया। और तीसरा अल्फ्रेड बिने साहब के बाद का काल, जिसको हमने क्या कहा? आधुनिक काल का नाम दिया। और जो आधुनिक काल है उसको क्या कहा गया?